हाल है, हमारा और आपका साथ है और खेती बाड़ी की बात है। जी हाँ किसान भाइयों, हम लेकर हाजिर हो गए हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि दर्शन जो कार्यक्रम है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों का है कृषि से संबंधित। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के तहत हर शाम की तरह आज की शाम भी हम शुरुआत करेंगे कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के लिए होगा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए करें जैविक कीटनाशी का प्रयोग। खीरा के आगाद खेती के लिए लगाए स्वर्ण अगेती। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा इन दिनों पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मछली पालक विकास अभिकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मछली पालन के लिए सबसे जरूरी होता है तालाब का निर्माण। ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे तालाब हैं जिसमें व्यवस्थित तरीके से मछली पालन किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर इन तालाबों की स्थिति सुधार दी जाए और मछली पालन किया जाए तो पूरे राज्य के मछली उत्पादन और मछली पालकों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर मत्स्य विभाग झारखंड सरकार पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर मछली पालकों को बैंक ऋण और अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों बुढ़मू प्रखंड के मनोहरपुर गांव में विश्वफेड रांची द्वारा किसानों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने किसानों को राष्ट्रीय शहरी संकुलों में सब्जी पहल योजना से संबंधित कई जानकारियां दी। 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में कई कृषि पदाधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों सहित दर्जनों गांव के प्रगतिशील किसान शामिल हुए। सब्जी फसलों में लगने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशी का प्रयोग करना सबसे बेहतर माना जाता है। खासकर नीम निर्मित कीटनाशी की 5 मिलीलीटर मात्रा और 1 ग्राम सर्फ को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल तैयार करें और फसलों पर छिड़काव करें। सब्जी फसलों को कीट के प्रकोप से बचाने के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का प्रयोग सबसे कारगर माना जाता है। कीड़ों के रोकथाम के लिए हॉल्ट, डेल्फिन और बायोलेट नामक दवा 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जो भी फल या सब्जियां हैं उसमें अगर कीड़ों को नियंत्रण करने की बात आती है तो जैविक कीटनाशक का ही प्रयोग करें। और जैविक कीटनाशक में मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि अगर नीम से बना हुआ दवा अगर घर में बना सकते हैं या बाज़ार में भी मिलता है, जैसे जो भी नीम से बना हुआ दवा बाज़ार में मिलता है उसको 1 लीटर में 5 ml या 5 मिलीलीटर का घोल बना करके और जितना लीटर पानी हो उसमें अगर 1 लीटर पानी है तो 1 ग्राम सर्फ मिला करके छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है बैगन के में लगने वाले कीड़ों की। खीरा की आगाद खेती के लिए जनवरी महीने में बीजों की बुआई कर देना सबसे उपयुक्त माना जाता है। खीरा की आगाद खेती से बेहतर उपज पाने के लिए स्वर्ण अगेती नामक उन्नत किस्म लगाए। इसकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्ण अगेती खासकर खीरा की आगाद खेती के लिए अनुशंसित किस्म है, लेकिन इसके अलावे स्ट्रेट 8, जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा और पूना खीरा भी बहुत अच्छी उपज देता है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की आगाद खेती के लिए इन उन्नत प्रभेदों का चयन बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर उस कृषि यंत्र का नाम है जो खेतों में कीटनाशी दवा का छिड़काव करता है। इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है जिसे एक बार चार्ज करने पर दिन भर चलता है। इस यंत्र को पंप करने की जरूरत नहीं होती। इसकी कार्य क्षमता 2 से 3 एकड़ प्रतिदिन है। फसलों पर तरल दवा छिड़कने के लिए स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इन स्प्रेयरों को
पंप करने की जरूरत होती है, लेकिन बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर को पंप करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें बैटरी से उत्पन्न ऊर्जा दबाव बनाता है, जिससे दवा का छिड़काव होता है। इसकी खासियत है बैटरी रिचार्जेबल होता है। इसकी कार्यक्षमता 2 से 3 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जिस किसान से मुखातिब हैं, वो कुछ एक सब्जी फसलों को छोड़कर लगभग सभी मुख्य सब्जी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन अनाज के मामले में उन्हीं चुनिंदा फसलों को लगाते हैं जिससे उनकी घरेलू जरूरत भी पूरा हो और उसे बाजार में बेचकर शुद्ध मुनाफा भी कमा सके। चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सभी कृषि संसाधनों का इंतजाम किया। पहले इनके पास कई सुविधाओं की कमी थी, जिस वजह से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, लेकिन आज स्थिति कुछ और है और अभी बहुत बेहतर उपज प्राप्त कर रहे हैं। मैं आज से करीब 10-12 साल से खेती कर रहा हूँ और ये खेती वैज्ञानिक ढंग से कर रहा हूँ और खेती से हम बहुत खुश हूँ। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी रोजगार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हम खेती से ही उपार्जन कर लेते हैं और बच्चे अभी खुशहाल हैं, हम भी खुशहाल हैं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के 10 तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5.3 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1600 रुपए, चना 4950 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5950 रुपए से 6250 रुपए, सरसों तेल 10250 रुपए से 10300 रुपए, चीनी 3500 रुपए से 3600 रुपए, आलू 700 रुपए से लेकर 750 रुपए और प्याज 1250 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने बहुत सी तकनीकों के बारे में जाना, कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, मंडी का भाव जाना, मौसम का मिजाज जाना। अब आगे के कार्यक्रम में क्या क्या है ये आपको मास्टर जी बताएंगे। बिल्कुल किसान भाइयों, आज हम नई तकनीक के बारे बताएंगे, लेकिन लेते हैं सबसे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए
देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। तो किसान भाइयों, एक बार फिर से हाजिर है हम आपके सामने इस छोटे से विराम के बाद। तो मास्टर जी, आज मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को सब्जियों से संबंधित कोई जानकारी हमें जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हैं और ऐसी ही एक तकनीक है पॉली हाउस। किसान भाइयों, अगर आप नर्सरी बनाते हैं या फिर सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कई तरह की परेशानियां आपको होती है। सूर्य की रोशनी सीधे सीधे पड़ती है और आपको नुकसान हो जाता है। ऐसे में आप पॉली हाउस का निर्माण कर नर्सरी बना सकते हैं और साथ ही साथ सब्जियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। यह कैसे संभव है, आइए इसी विषय पर जानकारी हासिल करते हैं। और इस संबंध में जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मिंटू जॉब। जाड़े के मौसम में सब्जी फसलों को पाला सहित अधिक ठंड से होने वाले कई और दुष्प्रभावों से भी बचाने की जरूरत होती है और इसके लिए सबसे कारगर होता है पॉली हाउस। सबसे पहले ये समझ लेना है कि पॉली हाउस होता क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है और कितना फायदेमंद है। पॉली हाउस एक ऐसा संरचना होता है, प्लास्टिक से ढका हुआ ऐसा संरचना होता है। तो इसमें मुख्य तौर पे एक जो विज्ञान का एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सिद्धांत पे काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी सूर्य किरण पॉली हाउस से भेद करके अंदर चला जाता है और अंदर का वातावरण को हल्का सा वो गर्म कर देता है। फलस्वरूप हमारा अंदर का वातावरण, जिसको हम लोग सूक्ष्म वातावरण बोलते हैं, उससे टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए हमारा पॉली हाउस में जर्मिनेशन एवं शुरुआती जो बढ़त होना चाहिए पौधों का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। पॉली हाउस यानी पॉलीथीन का घर सीमित दायरों वाला संरचना होता है जो अनाज फसलों के बजाय कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती के लिए ज्यादा फायदेमंद है। पॉली हाउस में ऐसा फसल लगाना चाहिए जो मार्केट में उसका वैल्यू अच्छा मिले। यदि सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो रंग बिरंगा जो शिमला मिर्च आता है वो काफ़ी मार्केट में अच्छा वैल्यू मिलता है और वो उसका उत्पादन नॉर्मल ओपन कल्टीवेशन में जो जनरल आप विधि से करते हैं इतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। उसके लिए पॉली हाउस वातावरण बहुत ज़रूरी रहता है। और पॉली हाउस में फ़ायदा ये भी है कि हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो क्वालिटी अच्छा मिलने पर हमको मार्केट
में उसका अच्छा वैल्यू मिलता है। तो शिमला मिर्च हो गया, टमाटर में भी, टमाटर का पॉली हाउस में एक दूसरा विशेष बात ये है कि पॉली हाउस का जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, जैसे हमको कौन सा बीज लगाना है, कौन सा वैरायटी लगाना है, कितने दूरी में लगाना है, सारा अलग रहता है, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आता है। इसका वैरायटी भी दूसरा आता है। जैसे हम बाहर में जो वैरायटी लगाते हैं वो ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता है। यहाँ पॉली हाउस में चूँकि हमारा एरिया क्षेत्र कम रहता है और उस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना रहता है, इसलिए हमको वर्टिकल ग्रोथ हम चाहते हैं, जितना ऊंचा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए ऐसा वैरायटी टमाटर, यदि टमाटर की बात करें तो इनडिटर्मिनेंट वैरायटी लगाया जाता है, तो ताकि वो ज़्यादा ऊंचा उठे और ज़्यादा दिन तक हमको फसल देते रहे। पॉली हाउस के आकार, गुणवत्ता और सुविधा के अनुसार उसके लागत मूल्य भी अलग अलग होते हैं। किसान अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही कम, मध्यम या उच्च लागत वाले पॉली हाउस लगाएं। किसान भाइयों, पॉली हाउस 3 प्रकार का रहता है। खर्चा जो हम लो कॉस्ट जो पॉली हाउस जो कहते हैं, इसका खर्चा करीब 250 से 300 रुपया प्रति वर्ग मीटर आता है। और जो मध्यम कॉस्ट वाला जो पॉली हाउस है, जिसका ढांचा लोहे से बना हुआ रहता है, उसका खर्चा 800 से 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहता है। और जो उच्च हाईटेक जो पॉली हाउस जो कहते हैं, जिसमें हम सारा वातावरण के जो पैरामीटर है, सूक्ष्म पैरामीटर सबको कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेशन लगता है, उसका खर्चा 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से ज़्यादा रहता है। पॉली हाउस की तरह अलग अलग स्तर के कई और संरचनाएं हैं जो अलग अलग मौसम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस जैसे आपने बोला है, वो एक सिद्धांत पे काम करता है। जो पॉली हाउस है, नेट हाउस है, जो हम आवरण, जो बाहरी जो कवरिंग मटेरियल जो यूज़ करते हैं, जब हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसको हम पॉली हाउस कहते हैं। और कहीं कहीं जैसे विकसित देशों में खेती ग्लास में किया जाता है, जिसको हम ग्लास हाउस बोलते हैं। तो चूंकि पॉलीथीन कम खर्चीला रहता है, इसलिए हम लोग उसको पॉलीथीन से कवर करता है, इसलिए हम लोग उसको पॉली हाउस कहते हैं। हाँ, और दूसरा है नेट हाउस। नेट हाउस प्रायः हम तब उपयोग में लाते हैं जब गर्मी का सीजन आता है, जब हमको चाहिए कि अंदर का वातावरण हल्का सा बाहर से ठंडा रहे, क्योंकि पॉली हाउस पॉलीथीन से कवर्ड ढका रहेगा तो अंदर का वातावरण गर्म हो जाएगा। तो गर्मी की सीजन जैसे आपका मार्च आता है, अप्रैल मई आ जाता है, तो बाहरी वातावरण करीब 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और यदि पॉलीथीन से पूरा ढका रहेगा तो ये 3-4 डिग्री और बढ़ा देगा, तो उसमें हमारा फसल बहुत अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम पॉली हाउस में एक वेंटिलेशन देते हैं। सरकार की कोशिश है कि किसान पॉली हाउस से लाभ उठाएं। इसके लिए सहयोग स्वरूप अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे एक प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। उसके तहत जो मध्यम खर्चा लागत वाले जो पॉली हाउस है, जो आयरन स्ट्रक्चर से बनता है, उस पे सब्सिडी का प्रावधान है। उस पे 50 टोटल उसकी जितना लागत है उसकी 50% सब्सिडी का प्रावधान है। तो सरकार ने जो अनुमान लगाया है, मध्यम खर्चीला जो पॉली हाउस है, उनके हिसाब से करीब 950 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा वाला पॉली हाउस है, उसका 50% यानी 50% सरकार की तरफ से इस पे सब्सिडी है। किसान को जो उसके बाद जो लगता है उसको किसान को लगाना होगा, और बाकी 50% सरकार थ्रू NHM आपको मदद दे सकता है। उसके लिए आपको जिला के डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब्सिडी 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस पर है। इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि संरक्षित खेती के तौर पर पॉली हाउस आधुनिक खेती का वरदान है। वाह मास्टर जी, पॉली हाउस में किस तरह से सब्जियों की खेती की जाए ये मुझे भी नहीं पता था, और मुझे आज पता लग गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब आगे कौन सी तकनीक आप बताने जा रहे हैं सब्जियों से संबंधित? बिल्कुल अल्पना जी, आज हम तकनीकों की बात कर रहे हैं। इससे पहले जैसा कि आपने देखा कि पॉली हाउस के बारे में हमने जानकारी दी है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लो टनल प्लास्टिक में खेती कर सकते हैं। वाह, ये भी एक नई तकनीक, बिल्कुल मुझे नई भी नहीं तकनीक पता है। बिल्कुल नई तकनीक है, और इस दिशा में अभी काम चल रहा है। आप देख सकती हैं कि हम जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह भी इसी से जुड़ा हुआ है।
बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लतेदार सब्जियों की खेती करते हैं। वो लो टनल प्लास्टिक का जो एक कह सकते हैं कि उसमें चादर बिछाकर, हल्का सा चादर बिछाकर प्लास्टिक का, उससे खेती कर सकते हैं और इसका बहुत सारा लाभ है। पहला लाभ तो यह है कि सूर्य की रोशनी सीधे सीधे इस पर नहीं पड़ेगी। दूसरा लाभ यह है कि इन दिनों पाला पड़ सकता है, पाला नहीं पड़ेगा इस पर। और तीसरी बात यह है कि इसे समुचित पोषण मिल पाएगा। इसका मतलब मास्टर जी, इस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप लतेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आप लो टनल प्लास्टिक के तहत जो तकनीक विकसित की गई है, इसमें आप अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से इस तरह की खेती की जा सकती है, आइए इसी विषय पर जानकारी हासिल करते हैं। और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लो टनल तकनीक के बारे में। धनंजय जी, आप हमें बताएंगे लो टनल तकनीक आखिर है क्या? तो लो टनल तकनीक का है ऐसा है कि जो है प्लास्टिक का, पारदर्शी प्लास्टिक जो आता है, प्लास्टिक का चादर कहें या पॉलीथीन शीट कहें, तो प्लास्टिक पारदर्शी प्लास्टिक के चादर को आप जो देख रहे हैं कि पीछे हमारे पीछे लगा हुआ है, तो इसमें जो है बांस का एक अर्धचंद्राकार जो है खुट्टी जैसा बनाने के बाद और उसके ऊपर जो है प्लास्टिक के पारदर्शी चादर को ओढ़ाते हैं। उससे पहले जो है खेत की तैयारी करके उसमें जो भी उर्वरक एवं गोबर की खाद और केचुआ की खाद डालना है, उसका प्रयोग करने के बाद बीज लगा देते हैं। बीज लगाने के बाद उस पारदर्शी प्लास्टिक से ढक देते हैं, जिससे कि अभी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा आपको पड़ रहा है या पाला पड़ रहा है, तो उस सब से बचाव हो जाएगा। और इस तरह से अगर इस तकनीकी का प्रयोग आप करेंगे तो जो है 1 से 1.5 महीना पहले जो है आपका उत्पादन जो है प्रारंभ होगा। सर, आप हमें बताएंगे कि लो टनल तकनीक के द्वारा किस किस सब्जियों का उत्पादन हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका किसान भाइयों। जैसे कि लो टनल तकनीक में जो हम लतीदार सब्जी बोले तो खीरा है, लौकी है, करेला है, नेनुआ है, झिंगी है, खरबूजा है, तरबूजा है। जितने भी लतीदार सब्जी जो कि गर्मी में जिसका कि मांग ज़्यादा रहता है, तो जैसे ही गर्मी शुरू हो और अगर आपका उत्पादन प्रारंभ होगा तो उस समय जो है मतलब यही एक तकनीक है जिसके द्वारा कि आप बाज़ार में जो है आगे आ सकते हैं। तो जो आप लतीदार सब्जियों का जो नाम बताएं, उन सभी लतीदार सब्जियों का लो टनल तकनीक में आप जो है इसका खेती कर सकते हैं। जिस प्रकार से सर हम लोग देख रहे हैं लो टनल विधि में पूरी तरह प्लास्टिक से ये ढका हुआ है, तो इसका किसान भाई किस तरह से इसका पटवन करेंगे? किसान भाइयों, अगर इसमें सिंचाई का जो है 2 तरह का तरीका है। एक तो कि अभी जो है टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई का प्रचलन चला हुआ है। जिन किसान भाई के पास ड्रिप सिंचाई तकनीक लगा हुआ है तो उनको विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो है पाइपलाइन बिछा दें, वहाँ पर जो है बीज का बुआई कर दें, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने के बाद प्लास्टिक का जो चादर आप जो देख रहे हैं कि 2 फीट ऊँचा है और चौड़ाई जो है उसका मतलब करीब 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, उस तरह से प्लास्टिक के चादर को ढक करके छोड़ देंगे। जब पानी जो है बूंद बूंद वहाँ पर जहाँ पर आपको बीज लगा हुआ गिरते रहेगा तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होगा। रही बात कि जिन किसान भाई के पास ड्रिप सिंचाई तकनीक नहीं लगा हुआ है तो उनको एक ध्यान देना होगा कि जो एक तरफ से जो हम प्लास्टिक के चादर को मिट्टी से ढकेंगे तो पूर्ण रूप से ढकेंगे और जिधर हमारा लत्तर जाएगा, जैसे पूरब दिशा में या दक्षिण दिशा में लत्तर जाना चाहिए, उस तरह का आपको लाइन बनाना चाहिए। तो आप पूरब या दक्षिण दिशा जो भी आपका रहेगा सुविधा के अनुसार, तो पूरब या दक्षिण दिशा में प्लास्टिक के चादर को जो ज़मीन में जो है जहाँ तहाँ मिट्टी से ढकेंगे कि 5 से 6 दिन के अंतराल पर जो है आप जो है मग से या पानी वाले झरना से पानी दे करके उसको सिंचाई करते रहेंगे। और उसके बाद जब आपका पौधा जो है 1 महीना का हो जाएगा तो फिर आप नाली से उसका सिंचाई करेंगे। धनंजय कुमार जी से हम जानेंगे अभी इस तरह की विधि में किस तरह से हम उर्वरक का छिड़काव करेंगे या और कितनी मात्रा में करेंगे? तो खाद एवं उर्वरक को जैसे कि अगर हम लतीदार सब्जी का खेती करते हैं तो अगर डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 750 ग्राम डीएपी प्रति डिसमिल के दर से और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति डिसमिल के दर से जो है आप जो है खेत में डाल दें जहां पर कि आप बीज बुआई करेंगे। उसके अलावा जो गोबर की खाद है या मतलब केचुआ की खाद है, अगर केचुआ की खाद आप डाल रहे हैं 1 एकड़ में 2 टन केचुआ खाद का प्रयोग करते हैं। 1
डेसिबल लगभग 20 किलो जो है केचुआ का खाद आपको डालना होगा। आप अगर इसको गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 डेसिबल में कम से कम 50 केजी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप फसल लगाएं तो साल भर में एक बार चूना का प्रयोग जरूर करें। खेत में जो डालने वाला चूना है वो 2 किलो प्रति डेसिबल के दर से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो है उपज भी भरपूर मिलेगा, साथ साथ रोग एवं बीमारी से जो मिट्टी से बीमारी पैदा होता है वो कम होगा। उसके अलावा किसान भाई आप नीम का खल्ली या करंज का खल्ली जो है 1 किलो प्रति डेसिबल के दर से प्रयोग करेंगे। ये जो भी हम बोल रहे हैं पहले करना है, बीज बुआई से पहले आपको करना है। सर, इस तकनीक में किसान भाइयों को कितनी लागत आएगी? किसान भाइयों, ऐसे तो जो आप खाद मतलब खेती करते हैं लतीदार सब्जी का, तो लागत तो और सब बीज और खाद का तो उतना ही आएगा। सिर्फ आपका यहाँ पर प्लास्टिक का जो चादर लगाना पड़ रहा है तो उसका है, तो इसमें करीब 15 से 16 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त लागत लगता है। जो लो टनल तकनीक है 1 एकड़ में 15 से 16 हज़ार रुपया की अतिरिक्त जो है प्लास्टिक के लगेगा, लेकिन जो है इसका मुनाफा जो है आपको कम से कम 2 गुना ज़्यादा होगा। तो इस तकनीक को अपनाएंगे तो आप जनवरी प्रथम सप्ताह या 15 जनवरी तक इसका अगर बीज बुआई कर देते हैं तो आपका आगात फसल बाज़ार में आने लगेगा, जिस समय की बाज़ार में दाम ज़्यादा रहता है। और आगात जब आप लगाएंगे तो लतीदार सब्जियों में उपज भी ज़्यादा मिलता है। अगर फरवरी में आप बीज बुआई करेंगे तो उपज कम मिलेगा, बाज़ार में दाम कम मिलेगा, पानी आपको ज़्यादा देना होगा। अगर हम लो टनल तकनीक में जाते हैं तो हमको बाज़ार में दाम ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और पानी का भी बचत होता है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक से ढक देते हैं तो पानी जो है उड़ता नहीं है, बाष्प बन के कम उड़ता है, तो नमी भी बना के रख सकता है। साथ साथ किसान भाइयों एक चीज़ और है कि कीट एवं बीमारी का भी अगर हम प्लास्टिक से ढक करके रखे हुए हैं तो 1 से 1.5 महीना तक आपको कीट एवं बीमारी का प्रकोप भी नहीं के बराबर होगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे किसान भाई, उसमें जब बीज में अंकुरन आ जाए, जब पौधा जन्म जाए तो पूरब या दक्षिण दिशा से अर्धचंद्राकार, जहाँ पर आपका पौधा है उसके सामने अर्धचंद्राकार जो है एक प्लास्टिक को कटिंग कर देंगे, जिससे कि उसके अंदर जो हवा जाना प्रवेश करना शुरू कर दे। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ेगा उस तरह से जो है उस प्लास्टिक के कटिंग को बड़ा करते जाएंगे और फिर जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तो पूर्णिमा के चांद जैसा गोल आकार का उसमें जो है खिड़की जो है विंडो बना देना है। देखा किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञ धनंजय कुमार ने कितनी अच्छी जानकारियाँ लो टनल विधि के बारे में बताई। तो मास्टर जी, आज सब्जियों के बारे में तो बहुत सारी जानकारी हो गई। अब कुछ मौसम का मिजाज जान लेते हैं, क्योंकि मौसम का भी बहुत संबंध है बिल्कुल फसलों से। बिल्कुल, इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई जगहों पर तापमान बहुत नीचा है और ऐसे में खेती बाड़ी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है कि हमारे राज्य का मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो आइए मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त मौसम की जानकारी पर डालते हैं एक नजर। मास्टर जी, मौसम की जानकारी भी हो गई, तकनीकों के बारे में भी जान लिया, अब चिट्ठी पत्री की बारी तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। किसान भाइयों, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपनी समस्याएं हम तक अवश्य पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी है, जरूरी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चिट्ठी आप हम तक पहुंचाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको बेहतर से बेहतर तकनीकों की जानकारी दे सकेंगे। बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता है, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो मास्टर जी, आज के लिए तो बहुत सारी जानकारियां हो गई, सारी बातें हमने आज कर ली, तो अब विदा लेने का समय आ गया है, तो विदा लेते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, आपके साथ आपकी सफलता हो और आपके हाथों में मेहनत का जोश हो, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए विदा और नमस्कार।